लोग एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है। सीरीज के अंतर्गत 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। सीरीज का नाम है हमारे मानव रोग, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। 2 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें आप पहले देखिए ताकि हम आगे आपके लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इससे पहले हमने वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोअन्स के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बातचीत कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो हेलमिंथिक जो रोग होते हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। पहला होता है हमारा टेनियसिस रोग। टेनियसिस रोग की बात करें हम, सूअर के मांस में पाए जाने वाले जो फीताकृमि होते हैं, टीनिया सोलियम, इनके द्वारा टेनियसिस रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? टेनियसिस रोग किसकी वजह से उत्पन्न होता है? फीताकृमि टीनिया सोलियम के द्वारा उत्पन्न होता है। यह फीताकृमि क्या मानव की आंत्र में हुक और चूषक के द्वारा दृढ़ता से जुड़ा होता है। किसमें? फीताकृमि क्या करता है? मानव की आंत्र में, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में क्या है, जो चूषक और जिनके मुख में हुक लगे होते हैं, उनके द्वारा दृढ़ता से जुड़ा रहता है। इसमें मुख का अभाव होता है। क्या होता है? इसमें मुख तो पाया जाता नहीं है। अपनी त्वचा से पोषक का जो पचित भोजन है यह अवशोषित कर लेता है। मतलब यह मर्तोपजीवी पोषण करता है। यह एक उभयलिंगी जीव है जो स्वनिषेचन करता है, अर्थात इसके लिए दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती। यह खुद का खुद ही निषेचन कर लेता है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों की विशेषताएं एक ही जीव में पाई जाती है। ये सामान्यतः एक पोषक में एक कृमि पाया जाता है। सामान्यतः एक पोषक में एक कृमि पाया जाता है। इस कृमि में प्रजनन की असीमित क्षमता पाई जाती है, अर्थात एक कृमि यदि मनुष्य के अंदर चला जाए तो दूसरे कृमि की जरूरत नहीं है। वह इतना प्रजनन कर लेगा कि पूरी की पूरी आंतें इससे भर जाएगी। अगला हम देखेंगे एस्केरियासिस रोग। कौन सा रोग? एस्केरियासिस रोग की बात करें तो एस्केरियासिस रोग गोलकृमि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के द्वारा उत्पन्न होता है। किसकी वजह से? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के द्वारा उत्पन्न होता है। ये गोलकृमि मानव की छोटी आंत्र में रहता है। हाँ, छोटी आंत्र होती है मनुष्य की, तो छोटी आंत्र में रहता है। ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। क्या? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तथा इसमें संयुक्त होने के लिए किसी भी प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। क्या? जैसे हमारे जो टीनिया सोलियम देखा था हमारे अभी फीताकृमि, तो उसके अंदर तो क्या हुक्स पाए जाते थे, लेकिन इसमें जुड़ने के लिए कोई हुक्स नहीं पाए जाते। ये मुख के द्वारा पोषक के पचित भोजन को चूस कर ग्रहण करते हैं, अर्थात इस समजीवी पोषण करते हैं। यह क्या अपने बच्चों में अधिक सामान्य रूप, यह बच्चों में सबसे ज्यादा सामान्य रूप में पाया जाता है एस्केरियासिस। और होता किसकी वजह से? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइडिस की वजह से। कृमि का भोजन पोषक का अर्धपचित भोज्य रुधिर आहारनाल का द्रव्य होता है। इस परजीवी का इसके जीवन चक्र में कोई अन्य दूसरा पोषक नहीं होता है। इस रोग के निदान के लिए एंटी हेलमिंथिक औषधियाँ जैसे कि हमारा चिनोपोडियम का तेल, एल्कोपार, बेंडेक्स, जेंटाम, ये सब सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ, इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारा एक वीडियो था जो दवाइयाँ औषधियों से लेके केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, वो आप देख सकते हैं इनके उपचार के लिए। अब हम बात करेंगे फाइलेरियसिस, मतलब हाथी पाँव रोग। हाथी पाँव रोग जिसे हम फाइलेरियसिस या एंटीफिलियसिस भी कहते हैं, एलिफेंटियसिस भी कहते हैं। फाइलेरियसिस वुचेरिया ब्रैकोप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके? ब्रैकोप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग को पैरों, वृषणकोश और शरीर के अन्य भागों में सूजन के विशिष्ट लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। पैर में सूजन के कारण, क्या पर नहीं है, ये पैर है, पैर के सूजन के कारण ये पैर को पैर कर देते हैं, इसमें पैर है। पैर सूजन के कारण पैर हाथी के पैर के समान दिखाई देने लगता है, इसलिए इससे सम्मिलित रूप से एलिफेंटियसिस रोग भी कहते हैं, क्योंकि एलिफेंट के पैर की तरह दिखने लगता है। बात करें इसका संचरण की, तो इसका संचरण एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से अन्य में क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। क्यूलेक्स मच्छर क्या है? हमारे संक्रमित जीव से, संक्रमित मनुष्य से एक सामान्य मनुष्य में इसको फैला सकता है। यह कृमि क्या लसिका तंत्र में रहते हैं तथा बच्चे वहीं पे देते हैं, जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। एक बार सूजन आ जाने पर सर्जिकल ऑपरेशन ही इसका केवल उपाय है, अर्थात इसका ऑपरेशन करके उस अंग को हटाना ही पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति नहीं बच पाएगा। डाईइथाइल कार्बामेजिन औषधि माइक्रोफाइलेरी को नष्ट कर देती है, अर्थात जो इनके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इनको नष्ट कर देती है। कौन सी दवाई है? डाईमिथाइल कार्बामेजिन दवाई। अब बात करेंगे हम हुक वर्म की। अगली जो कारक कौन सा? हमारा हुक वर्म, जिसको एनसाइलोस्टेमिनिएसिस या हुक वर्म भी कहते हैं। एनसाइलोस्टोमा
डिनेल नामक जो हुकवर्म है, इनके द्वारा एनसाइक्लोस्टेमिसिस रोग हो जाता है। और ये हमारी छोटी आंत्र की भित्ति से दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई अवस्था में रहता है। कहाँ? हमारी छोटी आंत्र की भित्ति से क्या करता है? दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई अवस्था में रहता है। ये रुधिर और म्यूकस झिल्ली के टुकड़ों से पोषण प्राप्त करता है। किससे? रुधिर और जो हमारी म्यूकस झिल्ली है, इनसे पोषण, इनके टुकड़ों से पोषण प्राप्त करता है। इसकी फेरेंजियल ग्रंथि का स्त्राव रुधिर के जमने को रोकता है। इसके फेरेंजियल ग्रंथि है, इसका स्त्राव क्या करता है? रुधिर के जमने को रोकता है। जब कृमि पोषण प्राप्त कर रहा होता है और घाव से क्या कृमि के हटने के बाद रुधिर में मात्रात्मक हानि को उत्पन्न करता है ये हुकवर्म। तो हमने इसको देख लिया कि दोबारा से देख लेते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा डिनेल नामक हुकवर्म के द्वारा ये होता है। ये हमारी छोटी आंत्र में दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई अवस्था में रहता है। अपना पोषण कैसे प्राप्त करेगा? ये हमारे जो रुधिर है, म्यूकस झिल्ली, इनके टुकड़ों से पोषण प्राप्त करता है। ये क्या करता है? इनकी जो फेरेंजियल ग्रंथि होती है, इनकी जो हुकवर्म के पास में जो ग्रंथि होती है, फेरेंजियल ग्रंथि, इनका स्त्राव क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है। क्यों? क्योंकि पूरे रुधिर चूसते रहते हैं। रुधिर को चूस कर ये पोषण प्राप्त करते हैं और वहाँ के घाव से कृमि के हटने के बाद क्या रुधिर में मात्रात्मक हानि हो जाती है, अर्थात उस एरिया में खून की कमी हो जाती है जहाँ से ये चिपके रहते हैं। जो मादा कृमि है, तो मादा कृमि के द्वारा अंडे पोषकी आंत्र में दे दिए जाते हैं, जो कि मल के अंदर छिपे रहते हैं और नम मृदा में अंडज उत्पन्न होते रहते हैं। क्या नम मृदा होती है? तो नम मृदा में अंडज उत्पन्न होते रहते हैं। लार्वा कार्बनिक वज्जियों से भोजन प्राप्त करते हैं। पैरों की जो त्वचा है उसको भेद करके मानव के शरीर में आ जाते हैं। जो हमारे मजदूर काम करते रहते हैं, जिनकी त्वचा खटी फटी होती है शरीर की, पैरों की, तो उनके जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे तलवे की खुजली उत्पन्न होती है, तलवों में खाज हो जाती है। ये शिराओं में प्रवेश करके हृदय, फेफड़े, ट्रेकिया, ग्रसनी, ग्रसिका से होकर आंत्र में पहुंच जाते हैं और जहाँ यहाँ पर ये परिपक्व होते रहते हैं। वयस्क कृमि 5 वर्षों तक जीवित रहते हैं। नर कृमि 8 से 11 मिलीमीटर लंबा और मादा कृमि हमारे 10 से 13 मिलीमीटर लंबी हो सकती है। तो ये हमने हुक वर्म के बारे में देखा। अब कुछ मानव में महत्वपूर्ण हेलमिंथिक रोग के बारे में देखते हैं। जैसे हमारा टीनियसिस और सिस्टिसर्कोसिस की बात करें तो टीनिया सोलियम या पोकवर्म, जो हमें सुअर का मांस खाने वाले होते हैं, उनके अंदर होता है, आंत्र के अंदर होता है। ये कच्चा और अधपका सुअर का मांस खाते हैं जो लोग, उनको ये चांस ज़्यादा होते हैं कि इनको ये रोग हो जाए। फिर एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस की वजह से होता है। कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत्र के अंदर, भोजन और जल के साथ इनके अंडे खाने से होता है। फिर बात करें फाइलेरियसिस, इसका एलिफेंटिसिस भी रोग कहते हैं। वुचेरिया ब्रैकोप्टाई फाइलेरियल वर्म होता है, उसकी वजह से ये रोग होता है। लिम्फेटिक और संयोजी उत्तक होता है, अर्थात जो हमारे लिम्फ कोशिकाएं होती है उनमें सूजन आ जाती है, और संयोजी उत्तक होता है उनमें सूजन आ जाती है, जिससे हमारे हाथी पांव जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये होता है। फिर बात करें एनकाइलोस्टोमियासिस, तो बात करें इसकी, तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जो कुवर्म होता है, इसकी वजह से होता है। छोटी आंत्र के अंदर सामान्य पैर की त्वचा में छेद करके अंदर घुस जाते हैं, जिनको हुकवर्म भी कहते हैं। अब हम बात करें आगे आगे आता है हमारा असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डायबिटीज, गठिया, गाउट, हृदय रोग, कैंसर, ये सारे क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं। जैसे हमारे पहला रोग आता है डायबिटीज मेलेटस। इसका मुख्य क्रोनिक लक्षण क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, अर्थात रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज इंसुलिन की कमी और पूर्ण अभाव के कारण होता है, या तो इंसुलिन कम हो या शरीर में बिल्कुल ही ना हो, तो इसकी वजह से हमारा डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। जो कि हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस है, अर्थात अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे लैंगरहेंस की द्वीपिका, वहाँ की जो बीटा सेल्स होती हैं, उनसे हमारे इंसुलिन का स्त्रावन होता है। वो यदि कम हो या ना हो तो हमारे डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज का परीक्षण रुधिर और मूत्र में शर्करा की मात्रा को चेक करके किया जा सकता है। फिर गठिया, जिसका आर्थराइटिस कहते हैं। गठिया जोड़ों का इन्फ्लेमेशन या शो होता है, जिसमें दर्द या सूजन होती है। आर्थराइटिस ये यूमेटॉइड और ऑस्टियो दो प्रकार का हो सकता है। गठिया का कोई उपचार नहीं है। औषधियाँ उपलब्ध है जो दर्द को कम कर सकती है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता। नाम ही गठिया है तो गठिया काम सही नहीं हो सकता। सॉरी, मजाक है। बात करें दो तरीके में बताया, रोमेटॉइड और जो हमारे ऑस्टियो था। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मुख्य लक्षण होता है
साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है इसका इन्फ्लेमेशन या शोथ। जो हमारे जोड़ होते हैं उसमें बार बार सूजन आ जाती है, थोड़ा उठना बैठना या चलने फिरने से क्या है हमारे घुटनों के अंदर जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। बच्चों में होने वाले यूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टिल रोग है, बच्चों में ज़्यादातर ये हो जाता है। बात करें ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के क्षय के कारण होता है, अर्थात जो हमारी हड्डियाँ होती हैं इनसे कैल्शियम बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑस्टियो आर्थराइटिस आर्टिकुलर ये आर्थराइटिस हो जाता है। और ज़्यादातर किन के अंदर होता है, ये हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं, उम्रदराज लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर होता है। इनमें दोनों पैरों में कमजोरी, लकवा, पैराप्लेजिया ये सब हो जाता है, जिसमें क्या होता है अधिकतर संवेदनाएं खत्म हो जाती है। पैराप्लेजिया अधिकतर गिरने, दुर्घटना या गोली लगने की वजह से होती है। बात करें गाउट, गाउट रोग की बात करें तो गाउट क्या है, साइनोवियल जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टलों के जमा होने के कारण होता है। गाउट रोग किसकी वजह से होता है, साइनोवियल जोड़ होते हैं ना हमारे, जैसे घुटने के जोड़, कंधे के जोड़, इनमें क्या यूरिक एसिड जमा होने की वजह से होता है। और गाउट यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित जन्मजात दोष है, अर्थात जन्म के साथ ये होता है। इसमें यूरिक एसिड का अधिक उत्पादन या कम और या फिर कम उत्सर्जन होता है गाउट रोग में। फिर होता है हमारा हृदय रोग। कौन सा, हृदय रोग। हृदय रोग की बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें तो रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित अनेक रोगों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, उन्हें हृदय रोग कहते हैं। रूमेटिक हृदय रोग, कोरोनरी हृदय रोग और उच्च ताप हृदय रोग, ये 3 तरह के प्रमुख हृदय रोग है। पहला आता है हमारा रूमेटिक हृदय रोग। रूमेटिक हृदय रोग की बात करें तो यह स्वप्रतिरक्षी रोग है, प्रतिरक्षी रोग है जो बच्चों को होता है। क्या एक स्वप्रतिरक्षी रोग है, अर्थात इसमें यदि किसी को हो जाता है तो बच्चों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा गले में संक्रमण के बाद हृदय में होता है। इस जीवाणु की सतह पर पाया जाने वाला एक एंटीजन मायोकार्डियम की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन से के समान होता है। तो इस जीवाणु की सतह में पाया जाने वाला जो एंटीजन होता है, ये मायोकार्डियम की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन इसी की तरह होता है। स्ट्रेप्टोकोकस के विरुद्ध बनने वाले एंटीबॉडी कई बार मायोकार्डियम के विरुद्ध काम करने लगती है। किसके खिलाफ, मायोकार्डियम के खिलाफ काम करने लगती है, जिससे बहुत सारी हृदय की बीमारियां हो जाती है। दूसरा होता है हमारा उच्च दाब जनित हृदय रोग। क्या, उच्च दाब जनित हृदय रोग की बात करें तो ये उच्च रक्तचाप के कारण होते हैं, अर्थात हमारा हाई ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से होते हैं, जिससे रुधिर का दाब बढ़ जाता है। निश्चित रूप में वृद्धों में अत्यधिक उच्च रक्तचाप चाप हृदय विफलता का मुख्य कारण बनता है, अर्थात जिनका हार्ट फेल हो जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, उनका हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा हमारे हृदय की बीमारी आती है कोरोनरी हृदय रोग। कौन सा, कोरोनरी हृदय रोग होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे इसका मुख्य लक्षण क्या है, हृदय में रुधिर का प्रवाह कम होने के कारण क्या होता है, हृदय ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। क्या होता है, रुधिर में वो हृदय में क्या होता है, रुधिर का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, अर्थात कम होता है, जिसकी वजह से रुधिर ठीक से काम नहीं करता। जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, सीने का दर्द, जो हमारे हृदय की पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण होता है, तो हमारे सीने में दर्द होने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण होता है पेशियों में। एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द अधिक थकान, तनाव और शीत के कारण होता है, ठंड के कारण होता है। मायोकार्डियल इंफ्रक्शन को सामान्यतः हृदयघात भी कहते हैं। अधिकतर जो हमारे कोलेस्ट्रॉल स्तर, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, आलस्य, मोटापा, डायबिटीज के कारण कोरोनरी हृदयघात हृदय रोग होते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा म्यूकस झिल्ली का नीला पड़ना साइनोसिस कहलाएगा। इस तरह हमने हृदय रोग देखे। क्या देखे हमने, हृदय रोग देखे। अब आगे देखेंगे हम एक और इम्पोर्टेंट रोग का नाम है हमारे कैंसर। तो कैंसर के बारे में देखेंगे। कैंसर के बारे में देखें तो कोशिकाओं का अपसामान्य अनियंत्रित विभाजन ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। क्या, कोशिकाओं का अपसामान्य या फिर अनियंत्रित विभाजन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर कोशिकाएं वे होती है जो कि हमारे आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करती है और उन्हें भी नष्ट कर देती है। सामान्यतः कैंसर को कोशिकाओं के बगैर विभेदीकरण के अनियंत्रित बहुगुणन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि ये क्या, बगैर विभेदीकरण के मतलब बिना सोचे समझे अनियंत्रित बहुगुणन करती है, अर्थात अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है। कैंसर कोशिकाएं कुछ दृष्टिकोण में सामान्य कोशिकाओं से अलग होती है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सामान्य कोशिकाओं से कैंसर कोशिकाएं अलग होती है। ये शरीर के एक भाग में सीमित नहीं रहती, ये आसपास से जुड़े ऊतकों को भेद करके उनमें भी प्रवेश कर जाती है और उनके कार्य विचलित होते रहते हैं।
कुछ कैंसर कोशिकाएं व्युत्पत्ति की मुख्य सतह से पृथक हो जाती है, अर्थात जहां से उत्पन्न हुई है वहां से अलग होकर शरीर के दूसरे भागों में चली जाती है तथा रक्त और लिम्फ के साथ जुड़ के वास्तविक ट्यूमर से दूरस्थ स्थानों की ओर परिवहन कर जाती है। अर्थात ये ट्यूमर हमारे टांग में है तो हो सकता है कुछ समय बाद ये मस्तिष्क में भी हो जाए और एक नई कॉलोनी बना लेते हैं जिसे मेटास्टेसिस या द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमारा कैंसर एक ही जगह होगा, कई जगह हो सकता है। फिर बात करेंगे हम ऑन्कोलॉजी की। तो इनमें दो शब्द होते हैं, एक ऑन्कोस और एक लोगोस। ऑन्कोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है मास या ट्यूमर, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात ऑन्कोलॉजी जैव चिकित्सा का वह क्षेत्र जिसमें ट्यूमर्स का अध्ययन या उपचार किया जाता है। तो ट्यूमर्स या जो हमारे ये होता है ना, क्या कहते हैं, मास, इसका अध्ययन किया जाता है तो हमारे किसके अंदर, ऑन्कोलॉजी के अंदर। अब बात करें ट्यूमर्स की, तो ट्यूमर्स कितने प्रकार का होता है? ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक तो सुदम होता है, एक होता है दुर्दम। एक तो सुदम और एक दुर्दम। तो सुदम ट्यूमर की बात करें तो इसको बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिनाइन ट्यूमर या फिर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। ये क्या करता है, अपनी उत्पत्ति के स्थान तक ही सीमित रहता है, अर्थात जहां पे कैंसर हुआ है केवल वहीं रहेगा, उसके अलावा शरीर में किसी भी अंग पर नहीं रहता तथा शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता। इसके कारण शरीर की सीमित क्षति होती है और यह कैंसर रहित होता है, अर्थात यह पूरे शरीर में कैंसर नहीं फैलाएगा। काट दो उस अंग को, हमारा कैंसर दूर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सुदम कैंसर कहेंगे या सुदम ट्यूमर कहेंगे। फिर होता है हमारा दुर्दम ट्यूमर, इसका जस्ट उल्टा मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। तो बात करें इसकी दुर्दम की, तो यह पहले धीरे धीरे वृद्धि करता है, फिर तथा इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ये क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि करेगा, इसके कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। यह अवस्था सुप्त अवस्था कहलाएगी। बाद में ट्यूमर क्या तेजी से वृद्धि करेगा, कैंसर कोशिका समय प्रति उत्तक में चली जाएगी, रक्त और लिम्फ में प्रवेश कर जाती है। कभी कभी तो यह भी होता है कि यह शरीर के अन्य स्थानों की ओर प्रवर्जन कर जाता है और वहां कैंसर कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती है, अर्थात मेटास्टेसिस की स्थिति आ जाती है। केवल दुर्लभ ट्यूमर को ही वास्तविक कैंसर के रूप में जाना जाता है, बाकी को, सुदम को नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जहां होता है वहीं रहता है, वो किसी जगह नहीं होता। तो इस तरह सुदम और दुर्दम ट्यूमर में अंतर भी कर सकते हैं। अंतर करके देखें तो सुदम और दुर्दम ट्यूमर में क्या अंतर है। सुदम और दुर्दम की बात करें, सुदम क्या है, ये प्रभावित अंग तक ही सीमित रहता है, अर्थात जो अंग इससे प्रभावित होता है ये केवल वहीं रहता है। दुर्दम इस शरीर के अन्य अंगों में भी फैल जाएगा। सुदम की बात करें तो इसकी वृद्धि दर सामान्यतः धीमी होती है, इसकी वृद्धि दर सामान्यतः तेज होती है। सुदम की बात करें तो यह सुप्त अवस्था में नहीं होती है, यह सुप्त अवस्था में होती है और अचानक तेजी से बढ़ता है। सुदम की बात करें तो इसके कारण शरीर की सीमित क्षति या सीमित नुकसान होता है। दुर्दम की बात करें तो कैंसर कोशिकाएं शरीर के अन्य स्थानों की ओर प्रवर्जन कर सकती है। सुदम की बात करें तो इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती है। दुर्दम की बात करें तो इसमें मेटास्टेसिस पाई जाती है। सुदम ट्यूमर की बात करते हैं, कैंसर रहित होता है, ये कैंसर युक्त होता है। दुर्दम ट्यूमर क्या होता है, कैंसर युक्त होता है। तो इस तरह में सुदम और दुर्दम ट्यूमर में अंतर देखा। अब कैंसर के प्रकार देखें, अर्थात दुर्दम ट्यूमर के प्रकार देखेंगे, क्योंकि सुदम की तो बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा घातक नहीं होता है। तो कोशिका की उत्पत्ति के प्रकार के आधार पर दुर्दम ट्यूमर को मुख्यतः 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? कार्सिनोमास, सार्कोमास और तीसरा आता है हमारे कौन सा, ये हमारा ल्यूकीमियाज। क्या? ल्यूकीमियाज या रक्त कैंसर। तो पहला आता है हमारा कौन सा, कार्सिनोमास। कार्सिनोमास की बात करें तो इस प्रकार के दुर्दम ट्यूमर की उत्पत्ति मुख्यतः एपिथेलियम कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती है उनसे होती है। इसमें सर्वाइकल कैंसर अर्थात सर्विक्स या गर्भाशय का कैंसर होता है, जो हमने बात की थी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। स्तन कैंसर जो भारत में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। त्वचा कैंसर जो हमारे पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। मस्तिष्क कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आमाशय कैंसर, तो इस तरह के कैंसर हो सकते हैं कार्सिनोमास, जिसमें क्या एपिथेलियल कोशिकाओं के अंदर होता है। फिर आता हमारा सार्कोमास। सार्कोमास की बात करें तो ये कैंसर संयोजी और पेशी ऊतकों में दिखाई देते हैं। ये क्या कैंसर, क्या संयोजी और पेशी ऊतकों में दिखाई देते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? व्युत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। और इस प्रकार इनमें अस्थियों, उपास्थियों, टेंडोन्स, एडिपोज उत्तक, लिम्फोइड उत्तक, पेशियों के कैंसर, इनको सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इतनी जगह पे हमारे कैंसर हो सकता है।
अस्थियों का कैंसर ऑस्टियोमा कहलाता है। जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में जो कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोमा कहते हैं। एडिपोज उत्तक के कैंसर को लिपोमास के रूप में और लिम्फेटिक उत्तर के कैंसर को लिम्फोमास के रूप में जाना। तो सार्कोमास भी हमने देख लिया। फिर आता है ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर की बात करते हैं, इसमें अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी के निर्माण में वृद्धि होने के कारण, क्या अस्थि मज्जा होती है उसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण वृद्धि हो जाए तो रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। यही हमारे ल्यूकीमियाज या फिर हमारा ब्लड कैंसर कहलाता है। अब कैंसर की बात करें तो कैंसर की कोशिका हमारे नॉर्मल कोशिकाओं से अलग होती है। तो उनमें ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे नॉर्मल कोशिकाओं से अलग है? पहली बात तो इनका केंद्रक असामान्य रूप से बड़ा और अनियमित होता है। जैसे नॉर्मल कोशिकाएं होती है उनसे इनका केंद्रक बड़ा होता है और अनियमित होता है। क्रोमेटिन पदार्थ भी अनियमित हो जाता है। अर्थात जो नॉर्मल कोशिका का क्रोमेटिन पदार्थ है, डीएनए है, कि वो क्या कहते हैं, जो हमारे गुणसूत्र है, इनकी आकृति भी बदल जाती है। जो हमारे कैंसर कोशिका में ईआर अधिक होते हैं, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, ये भी क्या ज़्यादा होती है, बड़ी होती है उसके अंदर। जो राइबोसोम एक साथ संयुक्त होकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। नॉर्मली तो राइबोसोम ही रहते हैं, इनमें पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। जो गोल्गी बॉडी जो होती है ये अविकसित रहती है, जबकि उसमें विकसित अवस्था में होती है। नॉर्मल कोशिकाओं में विकसित अवस्था में रहती है। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ क्रिस्टी के साथ फूल जाते हैं इसके अंदर। क्या क्रिस्टी के साथ फूल जाती है? प्लाज्मा झिल्ली प्राय अनियमित हो जाती है और हमारे पैथोलॉजिकल साइटोप्लाज्मिक अंतर्वस्तुएं ये भी उनमें उपस्थित होती है। अब कैंसर की बात करें, कैंसर के लिए खतरनाक संकेत की बात करें, कौन कौन सी संकेत है जिनसे पता लगता है कि कैंसर है? वो कौन कौन से? कोई ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा है, इससे पता लगता है कैंसर है। स्तनों की मोटाई और दृढ़ता है। यदि स्तन मोटे मोटे हैं और वो ठोस है हो रहे हैं तो हो सकता है कैंसर हो। मस्से या तिल में कोई भी परिवर्तन अचानक हो जाता है। अनावश्यक रक्तस्राव है। चिरस्थायी कुपच निगलने में कठिनाई हो रही है। अर्थात ऐसा जो कब्ज ऐसी कि जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही, या फिर हमारे निकलने में कठिनाई हो रही है। कोई ऐसी खांसी या कर्कशता आ रही है। चिरस्थायी खांसी या कर्कशता आ रही है। सामान्य आंतरिक स्वभाव में कोई परिवर्तन हो रहा है। जो ये सारे कारण क्या है, हमारे कैंसर के कारण या हमारे लक्षण हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम कैंसर के क्या क्या कारण हैं होने के। कैंसर के कारणों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, फिर भी कैंसर विकसित करने से संबंधित अनेक कारक होते हैं। ये कारक हमारे कार्सिनोजेनिक कारक या कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, जिनकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर के कारणों को संक्षिप्त व्याख्या नीचे से देख सकते हैं हम, कैसे कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे कैंसर होता है। पहला बात करेंगे भौतिक रगड़ या हमारे फिजिकल इरिटेंट्स की बात करें तो कश्मीरियों के द्वारा कांगड़ी का उपयोग। क्या कांगड़ी क्या होता है? एक मिट्टी का बना हुआ गमला होता है जिसमें जलता हुआ कोयला रख देते हैं। जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके होते हैं तो एक मिट्टी का बना हुआ एक गमला होता है जिसमें जलता हुआ कोयला रख देते हैं, और उसका उपयोग उदरी त्वचा के कैंसर के कारण बनता है। अर्थात उसको क्या है, छाती से लगा के बैठे रहते हैं ताकि उनको गर्मी मिल सके, और इनकी वजह से क्या उनका जो पेट का कैंसर होने का कारण बनता है। लोग सर्दियों में कांगड़ी को अपने उदर के समीप रखते हैं, अर्थात पेट के समीप रखते हैं, इसकी वजह से उनका पेट का कैंसर होने का चांस रहता है रगड़ की वजह से। पान या तंबाकू चबाने के कारण मुंह का कैंसर होता है। पान या तंबाकू चबाते हैं तो मुंह का कैंसर होता है। अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, और इसके कारण मुगवा, ग्रसनी और लैरिंक्स इनमें भी कैंसर हो सकता है। उबड़ खाबड़ दांतों के कारण जीभ का कैंसर होता है। यदि दांत आगे पीछे हैं उनसे जीभ का कैंसर हो सकता है। त्वचा पर क्यों? क्योंकि जीभ हो सकता है दांत यदि अनियमित दांतों के बीच में आ जाए और कैंसर हो जाए। त्वचा पर यदि अत्यधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी? केमिकल एजेंट्स की जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो उनकी बात करें केमिकल एजेंट्स की, तो बहुत से ज्ञात रसायन कैंसर का कारण बनते हैं। जैसे हमारा कैफीन जो कॉफ़ी के अंदर होता है, निकोटीन तंबाकू के अंदर होता है, तेल दहन के उत्पाद जो हमारे कीटनाशक, इनकी वजह से हमारे कैंसर हो सकता है। कृत्रिम स्वीटनर्स के स्थायी उपयोग के कारण भी कैंसर हो सकता है। जंतु प्रोटीन की अधिकता युक्त खुराक के कारण हमारे बड़ी आंत्र का कैंसर हो सकता है। स्तन कैंसर में हार्मोनल संबंध पाए जाते हैं, अर्थात यदि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर हो सकता है। इस प्रकार कुछ लिंग हार्मोन स्टेरॉयड यदि अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं या फिर दे दिए जाते हैं
तो इनके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। धुआं का साफ करने वालों में स्क्रोटम का कैंसर अधिक होता है। रंगरेज डाई वाले होते हैं उसमें ब्लैडर के कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। अर्थात जो हमारे कपड़े रंगने वाले होते हैं रंगरेज, जो हमारे सांगनेर और जो बगरू के प्रसिद्ध है, उनमें ब्लैडर कैंसर की उच्च दर पाई जाती है, अर्थात वहाँ चांस ज़्यादा होते हैं ब्लैडर कैंसर होने की। बात करें हम किसकी वजह से कौन कौन सा कैंसर हो सकता है। कोयले की धुआं की वजह से हम देख रहे हैं कैंसर कारक और कौन सा अंग प्रभावित होता है। कोयले के धुआं के कारण त्वचा और फेफड़ों का कैंसर, कोयले के जलने से निकलने वाली गैसें जैसे में 3,4 बेंजोपायरिन गैस निकलती है, उसकी वजह से त्वचा और फेफड़ों का कैंसर। धूम्रपान का धुआं होता है जैसे एन नाइट्रो सोडी मैंथेनलेन, इनकी वजह से हमारे फेफड़ों का कैंसर। कैडमियम ऑक्साइड की वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि प्रभावित होती है। एफ्लॉक्टेसिन मतलब मोल्ड मेटाबोलाइट्स, इनकी वजह से हमारे यकृत का कैंसर। 2 नेफ्थलीन 4 एमिनो बाइफिनाइल, इनकी वजह से हमारे मूत्राशय का कैंसर। मस्टर्ड की गैस की वजह से हमारे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारे कुछ कारक थे जिनकी वजह से कौन कौन से अंग हैं उनमें कैंसर हो सकता है, उनकी बात हमने की थी। इन चीज़ों को आप लिख लिख के याद करें, साथ ही साथ वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। जैसे हमारा निकल और क्रोमियम घटक है, उनसे हमारे फेफड़ों का कैंसर। एस्बेस्टस से हमारे फेफड़े और प्लूरल ग्रंथि प्रभावित होती है। डाई इथाइल स्टिक बेस्टरोल, इनकी वजह से हमारी योनि का कैंसर। और विनाइल क्लोराइड, इनकी वजह से हमारी यकृत का कैंसर हो सकता है। अब हम बात करें विकिरण या रेडिएशन की वजह से भी हमारा कैंसर हो सकता है, उनकी बात करें तो एक्स किरणों, कॉस्मिक किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों इत्यादि के कारण कैंसर हो सकता है। जापानीज लोगों पर द्वितीय विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम हुआ था का प्रयोग हुआ था, इसके कारण वहाँ की बची हुई जनसंख्या में ल्यूकीमिया की 5 गुना प्रभाव देखा है। अर्थात विकिरण के प्रभाव की वजह से उनमें ब्लड कैंसर 5 गुना चांस ज़्यादा हुए हैं उनमें ब्लड कैंसर हो। बात करें हमारे जैविक कारक या फिर हमें बायोलॉजिकल एजेंट्स की। इसकी बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो कुछ विषाणुओं के कारण कैंसर हो सकता है। ये विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं इनको ऑन्कोवायरस कहते हैं। तो बात करें ऑन्कोजीन्स की, तो ये निश्चित हो चुका है कि सभी कोशिकाओं में कैंसर कारक जीन पाए जाते हैं। ऐसी कोई भी कोशिका नहीं है जो कैंसर कारक कोशिका में नहीं बदल सकती, और उन्हें क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहते हैं। कुछ कारक ऑन्कोजीन्स की तीव्रता में पुनर्गुणित करने के लिए उद्दीपित करते हैं, जिस कारण दुर्दम ट्यूमर हो जाता है। और कैंसर का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इनके उपचार की बात करें, कैंसर के उपचार की वर्तमान में 3 विधियां होती हैं। एक तो शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी कर दो, इसमें संपूर्ण कैंसर युक्त जो उत्तक है या अंग है जहाँ पे कैंसर हो गया उस उत्तक को काट के हटा दो। दूसरा विकिरण के द्वारा, क्या विकिरण या रेडिएशन के द्वारा, इसमें शरीर के कैंसर युक्त भागों को एक्स किरणों से उपचारित किया जाता है, जो कि आसपास के उत्तकों को क्षति पहुंचाए बिना तीव्र गति से विभाजित हो रही जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है। फिर आती है हमारी कीमोथेरेपी, इसमें कैंसर को कुछ निश्चित औषधियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये औषधियाँ डीएनए संश्लेषण को संदमित करके, क्या डीएनए संश्लेषण है उसको रोक करके कोशिका विभाजन को भी रोक देती है, क्या कोशिका विभाजन को भी इससे रोक देती है। ये औषधियाँ सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं के लिए अधिक विषैली होती है। ये क्या औषधियाँ क्या होती है, सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है, कैंसर कोशिकाओं के लिए अधिक विषैली होती है। अधिकांश कैंसर शल्य चिकित्सा औषधियों और विकिरण थेरेपी का एक साथ उपयोग करके उपचारित की जा सकती है। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक का नाम है हमारे आनुवंशिक रोग, अर्थात जो हमारे जेनेटल डिजीज की बात करें तो वो कौन कौन से, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चले जाते हैं उन रोगों के बारे में बातचीत करें। तो पहला रोग आता है हमारा वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। आप याद रखेंगे जो वर्णांता वाले रोग होते हैं उनके अंदर व्यक्ति के अंदर लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक या कैरियर का काम करती हैं, इसमें महिलाएं प्रभावित नहीं होती। स्त्रियों में रोग तब होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र XX दोनों के दोनों प्रभावित हो। केवल एक X के प्रभावित होने से ये रोग उनके अंदर नहीं होता है। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्णांता के जीन हो तो वह स्त्रियां वाहक के रूप में कार्य करेगी, अर्थात उनमें ये रोग के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ले जाएगी। इसके विपरीत पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्णांता होगी,
तो उसमें लक्षण दिखेंगे। इस बीमारी को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। ये मुख्यतः क्या लिंग संबंधी रोग है। क्या है? लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता ही रहता है। बात करें दूसरा हमारा जो आनुवंशिक रोग है, दूसरा रोग हमारा हीमोफीलिया। इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती है। सामान्यतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। किंतु हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त बहना रुकता नहीं है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण ये थक्का नहीं बन पाता। अंततः शीघ्र उपचार ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसकी वजह से रक्त के अधिक बह जाने की वजह से। रोग का नाम क्या है? हीमोफीलिया। अगला रोग हमारा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा रोग है? टर्नर सिंड्रोम। तो यह रोग अर्धसूत्रीय विभाजन में अनियमितता की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन में अनियमितता की वजह से होता है। विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र होता ही नहीं है तथा दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार का अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है तो बनने वाले जायगोट में लिंग गुणसूत्र की संख्या कम रह जाती है। इस प्रकार के जायगोट से बनने वाले स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं असमानताएं उत्पन्न होती है। जैसे में उनका अल्प विकास होता है, कद भी छोटा होता है, छाती चपटी होती है, जननांग अविकसित होती हैं और ऐसी स्त्रियां क्या होती है? बांझ होती है, बांझ। फिर अब बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यह रोग भी क्या अर्धसूत्रीय विभाजन की अनियमितता के कारण होता है, जिसमें जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से एक ज्यादा हो जाती है। नॉर्मली कितनी होती है? हमारे 46 होते हैं गुणसूत्र, लेकिन हमारे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने हो जाते हैं? 47। ऐसे जायगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रीयोचित लक्षण उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो पुरुष होते हैं उनमें महिलाओं के गुण भी आ जाते हैं। इनमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं और ऐसे पुरुष कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। बात करें डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। यह रोग भी अर्धसूत्रीय विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाता और इस वजह से बनने वाले जायगोट में गुणसूत्र की स्थिति असामान्य हो जाती है और इस प्रकार के जायगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। यदि जीवित रहता भी है तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा, तो इस तरह की बीमारी लेके जीता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। वैसे तो ये थोड़े टाइम बाद ही मर जाता है, लेकिन ये जी भी जाता तो ठीक से नहीं जी पाता। फिर अगली बीमारी आती है हमारी पटाव सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है। ऊपर का होंठ होता है, ऊपर से कट जाता है। पटाव सिंड्रोम में तालू में दरार आ जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग, इन सबसे प्रभावित रहता है। किसमें? पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम हमारा लिंग रोग है, अर्थात जो जेनेटिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला। अब फंगल डिजीज की बात करते हैं। फंगस की वजह से जो रोग होते हैं, पहला आता है दमा या अस्थमा। ये एक संक्रामक रोग होता है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंच जाते हैं, वहां जाल बना लेते हैं, फेफड़ों के सूक्ष्म नलिकाओं को सिकुड़न पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से दमा या अस्थमा हो जाता है। उपचार की बात करें तो दमा के इलाज में मेडरिफाइलिन, टेड्रोल, डेल्टा कार्टिल आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। एड्रेनालिन, ब्रोमहेक्सिन और प्रेडनिसोलोन ये दवाइयाँ इसमें काम में ली जाती हैं। फिर बात करें बार्डनेस या गंजापन की। यह टीनिया कैपेटिस नामक कवक के कारण होता है। जो यह इस रोग में जो सिर के जो बाल होती हैं उनकी ग्रंथियां कवकों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे बाल फटाफट टूटने लगते हैं और व्यक्ति गंजा हो जाता है। किसकी वजह से होता है? टीनिया कैपेटिस के कारण। तो दाद की बात करें, जैसे रिंगवर्म कहते हैं, यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, जो एक संक्रामक रोग होता है। फिर बात करें एथलीट फुट की। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन नामक एक कवक होता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। यदि कोई खिलाड़ी है जो खेलता खेलता किसी ऐसी जगह पर गिर जाता है जो जमीन क्या संक्रमित है, तो वहाँ से इसको हो सकता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। फिर आता है खाज, जिसकी स्केबीज कहते हैं। इस रोग का कारण एस्केरिस स्केबीज है।
इस रोग में त्वचा में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो इस तरह आज हमने तीसरे पार्ट के अंदर मानव रोग के बारे में जाना और लगभग जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो रोग थे मानव रोग, उनके बारे में बात कर लिए। 3 पार्ट के अंदर इस लेक्चर को हमने ख़त्म कर लिया है। तो यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके बारे में, क्योंकि इसमें हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।